गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 8 का हिंदी का टॉपिक लगा हुआ है आपके सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरणीय सजगता या कह सकते हैं परिवेशीय सजगता। यहाँ पर ये जो दो टॉपिक मिला के एक टॉपिक लगा है, मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। पहले मैंने आपका टॉपिक लिया है आज का परिवेशीय सजगता। इसको कहते हैं हम या तो आप कह सकते हो एम्बिएंट अवेयरनेस कह सकते हो, या आप अपने सराउंडिंग जो अवेयरनेस है उसके लिए आप इसमें बता सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये कंपल्सरी है कि क्वेश्चन आना ही आना है। अब उसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है कि आपके समाज में, परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हम देखते हैं लेकिन वो देख के भी उसको अनदेखा कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इनमें भी हमें इसलिए हमें अवेयर रहना चाहिए हर चीज को लेकर। तो इस टॉपिक में उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं कि समाज में आप किसी को भी देखो, कहीं भी कोई गलत हो रहा है तो उसको आप कैसे रोकोगे। अब वो गलत किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, या कोई सामाजिक कुरीति हो सकती है, कोई जो है रिचुअल्स हो सकते हैं। कहीं भी आपको कुछ गलत दिखे तो आप उसको कैसे रोकोगे या कैसे उस बारे में आप अवेयर रहोगे, अवेयर खुद भी रहोगे और दूसरों को भी अवेयर करोगे। तो इसी टॉपिक पर आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, हरे पेड़ काटने से जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हरे पेड़ों को काटने से रोकने हेतु अपने सुझाव लिखिए। आप सभी को पता है कि हरे पेड़ मतलब जब सूख जाते हैं, फ्रूट हो जाते हैं पेड़, तब तो काट दो तो कुछ गलत नहीं होता है, वो तो हमें जलाने के काम आते हैं। लेकिन अगर पेड़ हरे भरे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, फल फूल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद हम उसको काटते हैं तो ये हमारी खुद निजी आवश्यकताओं के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो पर्यावरण का हम नुकसान करते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि हरे भरे पेड़ों को काटने से जीवों पर क्या प्रभाव होता है और काटने से रोकने हेतु आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देंगे, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले है, हरे पेड़ काटने से जीवों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बहुत प्रभाव पड़ता है और वो किस तरह से पड़ता है। एक तो वे शीतल छाया से दूर हो जाते हैं। आप इस आंसर को पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं कि पेड़ों से हमें, जैसे क्वेश्चन आ गया इसी में कि पेड़ों से हमें क्या लाभ है, क्वेश्चन चेंज हुआ है लेकिन आंसर वो का वही है। तो हमें पेड़ क्या देता है, शीतल छाया देता है, उससे हम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, क्योंकि हरे भरे पेड़ तो छाया देंगे ही देंगे, तो उससे हम दूर हो जाएंगे। श्वास लेने के लिए हमें कौन सी किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, प्राणवायु है, तो उसके लिए शुद्ध वायु का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, मतलब उसकी कमी हो जाएगी। परिणाम स्वरूप अनेक रोग जन्म ले लेते हैं। अगर हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर में बहुत से रोग पनपने लगेंगे। इसके साथ ही वृक्ष क्या करते हैं, जलवायु नियंत्रण में सहायक होते हैं। आजकल आपने देखा है कि CO2 इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इस वजह से जब बारिश का समय आता है तो बारिश नहीं होती है, सर्दियों के समय में सर्दियां नहीं आती है, गर्मियों में टाइम में गर्मियां नहीं पड़ती है, और जब उसका टाइम खत्म होने वाला होता है तब अचानक से ऐसा होता है कि ठंड में बहुत ज्यादा ठंड एक साथ आ गई है ना। और कभी कभी गर्मियों में क्या होता है कि स्टार्टिंग में बिल्कुल गर्मी नहीं होगी, कभी ठंड हो जाएगी, कभी बारिश भी आ जाएगी। ये सब क्या है, हमारे नेचर का इम्बैलेंस हो रहा है। इस वजह से बारिश के समय में बारिश नहीं आ रही है, गर्मियों के समय में गर्मियां नहीं होती, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, जो है वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है, शहर डूबने की कगार पर है धीरे धीरे। तो ये सब चीजें जलवायु नियंत्रण नहीं होने की वजह से होती है, और हरे भरे पेड़ अगर रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वर्षा में क्या होता है, पेड़ सहायक होते हैं, बाढ़ नियंत्रण में सहायता करते हैं, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण में कैसे सहायता करेंगे, पेड़ लगे होंगे ना कतार में, तो बाढ़ का फ्लो जो है वो कम होगा। भूमि कटाव में सहायक होंगे, मिट्टी का कटाव होता है तो
तो उसमें भी पेड़ सहायक होते हैं, वो मिट्टी का कटाव होने से रोकते हैं तथा पानी के स्तर में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। पेड़ होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है और बारिश होगी तो जो वाटर लेवल है अपने आप बढ़ जाता है। हरे वृक्ष काटने से इन सब का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। हरे वृक्ष काटेंगे तो जीवों को ये सब नहीं मिल पाएगा जो पेड़ों के माध्यम से मिलता है। इसलिए सुझाव रूप में हरे पेड़ों को उपयुक्त समस्याओं से बचने के लिए, जितनी भी समस्याएं बताई है उनसे बचने के लिए हमें उनको नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं पेड़ों से, हरे भरे पेड़ों को काटने से जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनको रोकने के लिए हरे भरे पेड़ों को लोग नहीं काटे, इसके लिए हमें उन्हें क्या सुझाव देंगे, क्या क्या सुझाव देंगे, क्योंकि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शीतल छाया देते हैं, वो पक्षियों के शेल्टर भी होते हैं, है ना, उनके शरण स्थली होते हैं। हाँ, पेड़ हमें कितनी सारी जड़ी बूटियां औषधियां हमें प्रोवाइड करवाते हैं और लकड़ी मिलती है हमें उनसे, और कई दवाइयां बनाई जाती है जो बड़े बड़े रोगों से लड़ने में सार्थक होती है। और बारिश आने में पेड़ों की महत्वपूर्ण मेन रोल होता है पेड़ों का। बाढ़ का आने रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को पेड़ रोकते हैं। जब मिट्टी, देखो बारिश आती है बहुत तेज और मिट्टी बहती है तो पेड़ों के नीचे जा जाके वो रुक जाती है ना वहां उनके तने के पास में, नहीं तो ऐसे सीधी बाहर बहती जाएगी दूर तक और इस तरह से वो कटती जाएगी मिट्टी। लेकिन पेड़ जो है उनकी जड़ें उसको रोक कर रखती है, बांध के रखती है मिट्टी को, और उससे क्या है, उसका फ्लो धीरे हो जाता है, कम हो जाता है। जहां पेड़ होंगे वहां मिट्टी का कटाव बहुत कम होगा। इसलिए ये सारा जो है पेड़, हरे भरे पेड़ों को काटने से रोकने के उपाय हैं। अब है, आप अपने विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अपना विद्यालय है उसको आप स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं अपने विद्यालय को। देखो, आप लोग भी विद्यालय में पढ़ते हैं और आप अपने विद्यालय को, ये बेसिक ऐसे क्वेश्चन है जो आप इनका आंसर अपने आप भी दे सकते हैं। हम अपने विद्यालय को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। क्या क्या कार्य कर सकते हैं निम्नलिखित। पहला है विद्यालय की सफाई। जैसे आप लोग यूं कचरा फैला देते हैं क्लासेस में, ऐसा नहीं करना चाहिए। विद्यालय की साफ सफाई में भी आपका ही रोल होता है। आप लोग दीवारें खराब कर देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए हमें, इससे हमारा विद्यालय क्या हो जाएगा, अनटाइडी हो जाएगा, आकर्षक नहीं लगेगा। इसलिए विद्यालय की आकर्षक बनाने के लिए क्या, उसकी सफाई, शौचालय, पेशाब घरों की सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे, या इनकी सफाई जो है अच्छे से होनी चाहिए। इनकी सफाई अच्छे से होगी तो हमारा विद्यालय भी क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा। और दूसरा क्या है, कक्षा कक्ष की जो क्लासरूम्स है उनको, उनकी सफाई होनी चाहिए, नित्य होनी चाहिए, नित्य यानी हमेशा उनकी सफाई होनी चाहिए। दीवारों पर कुछ लिखा तो नहीं जा रहा है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। कई बार छोटे बच्चे नासमझी में दीवारों पर कलर वगैरह से, पेंसिल से लिख देते हैं कुछ भी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने छोटे भाई बहन अगर ऐसा करते भी है, स्कूल के और बच्चे ऐसा करते भी है, तो उन्हें रोकना चाहिए। पानी की टंकी जिसमें आप लोग जो अपने टैप है उसमें पानी आता है जहां से, तो उसकी पानी की टंकी की सफाई और टूटियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे उस नल पे जाते हैं, उस पे ऐसे दबाव लगा के पानी पीते हैं, कई बार होता है कि टूट भी जाती है ये जो नल है वो, तो हमें उनका सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और टंकी की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि टंकी में पानी गंदा हो और आप लोग पी के बीमार हो जाए। इसलिए टंकियों की सुरक्षा और सफाई भी जरूरी है और ढकी भी होनी चाहिए। प्रत्येक कक्षा कक्ष तथा विद्यालय के बरामदे में
महापुरुषों के चित्र लगा के क्लासरूम्स में, जैसे आप लोग पोस्टर्स लगा सकते हैं किसी महापुरुष का, या फिर उनके द्वारा कहे गए कोई स्टेटमेंट है वो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। उनके महापुरुषों के चित्र लगा देने चाहिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू का, अंबेडकर जी का, गांधी जी के, ऐसे चित्र लगाने चाहिए और उनको आकर्षक बनाने का काम करेंगे। उनके कोई सुविचार हमें लिखने चाहिए, ऐसे चार्ट्स वगैरह बना के, या अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई चार्ट वगैरह बना के लगाना चाहिए। फिर है विद्यालय के बरामदे तथा कक्षों की बाहरी दीवारों पर शिक्षाप्रद तथा देशभक्तिपूर्ण सूक्ति वाक्यों को लिखवाएंगे। कक्ष के बाहर जैसे ये कॉरिडोर वगैरह है, यहाँ पर आप इनके द्वारा कहे गए कोई भी देशभक्तिपूर्ण या शिक्षाप्रद सूक्ति हो, उनको वाक्यों को वहां पर लिखवा सकते हैं, उनके पोस्टर्स हम लगा सकते हैं। फिर है आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज, 18 साल से कम उम्र के किसी लड़की का या 21 साल से कम उम्र के किसी लड़के का विवाह हो रहा है, तो आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे उस विवाह को, क्योंकि ये तो गलत है। तो हमें उस कुरीति से बचने के लिए, रोकने के लिए आपका क्या रोल रहेगा? हाँ, नहीं, आप उसको समझाएंगे, उससे होने वाली हानियों के बारे में बताएंगे। वो अभी उसका बचपन है, वो बच्ची है, तो उसको नहीं पता ना कि सही गलत क्या होता है, भविष्य में उसके साथ क्या होगा। तो समझाने का मतलब यही है कि आप उसको बताएंगे कि इससे क्या हानियां हो सकती है और ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें जीवन में क्या लाभ होगा। ये सारी बातें हम उसको समझाएंगे। हम पड़ोस में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए क्या करेंगे, अपने पड़ोसी को समझाएंगे कि बाल विवाह एक क्या है, सामाजिक बुराई है, समाज में होने वाली कुरीति है, जिससे लड़के और लड़की दोनों की छोटी अवस्था में शादी हो जाने से दोनों का जीवन ही क्या बन जाता है, नरक के समान बन जाता है। बाल्यावस्था में विवाह हो जाने से दोनों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी एक एज होती है कि इस एज में आप किस एज में, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखा है कि NEP 20 आई, उसमें आपने देखा है कि किस एज का बच्चा किस क्लास में होना चाहिए। तो उनकी एज के हिसाब से वो अभी स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट ही है, तो उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, बीच में शादी हो जाती है तो उनकी शिक्षा में बाधा पड़ती है। तो एक तो उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है, ये भी उससे हानि है। उल्टे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जल्दी शादी होने पर उनके स्वास्थ्य पर बहुत गलत असर होता है। छोटी अवस्था में विवाह हो जाने से न तो स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, कम उम्र में विवाह होगा तो बच्चे भी कम उम्र में हो जाएंगे, और जिससे उसके स्वास्थ्य पर गलत असर होता है, लड़की के स्वास्थ्य पर। उल्टे माँ के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही छोटी उम्र में मां बनने पर अनेक महिलाओं की मृत्यु तक भी हो जाती है। कम उम्र में मां बनने से उसका शरीर पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता है और वो जो है मृत्यु का शिकार भी हो जाती है। आगे है आपके पड़ोस में बारात आई है दहेज के लेन देन के कारण, लेकिन वहां पर क्या होता है, उस बारात में बीच में ही दहेज के लेन देन के कारण झगड़ा हो जाता है। आप उसको रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझेंगे, उस जो झगड़ा हो रहा है उसमें आप देखेंगे कि दहेज की वजह से झगड़ा हो रहा है, तो आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या कर्तव्य है, आप उनको कैसे समझाएंगे। तो सबसे पहले बारात में दहेज के लेन देन के कारण दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया है। वर पक्ष कह रहा है वधु पक्ष से कि भाई हमें तो कार चाहिए, है ना, लेकिन वधु पक्ष की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उनको कार दे सके, तो दोनों में झड़प हो जाती है, दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो हम उनको समझाएंगे कि सबसे पहले कहेंगे कि दहेज लेना देना क्या है, कानूनी अपराध है, आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है, क्योंकि दहेज प्रथा एक कुरीति है और वो हमारे समाज के लिए बुराई है और हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, और इसके लिए कानून भी बने हैं। इसलिए दहेज लेना देना क्या है, कानूनी अपराध है। इसलिए दोनों पक्षों को दहेज के लेन देन में नहीं पड़ना चाहिए। हम उनको समझाएंगे कि आप दहेज का लेन देन ना करें, ये कानूनी अपराध है।
उन दोनों आपस में संबंधी होने जा रहे हैं, दोनों सगे संबंधी हो रहे हैं ना, तो आप अगर सगे संबंधी हो रहे हैं, एक की लड़की वहां जा रही है, एक का लड़का उनका दामाद बन रहा है, तो जब सगे संबंधी बनने जा रहे हैं तो इन भौतिक चीजों के लिए ये लड़ाई झगड़ा क्यों करना। इसलिए हम उनको इस तरह से समझाएंगे। बीच में दहेज की बात कहां से आ गई है? आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हो और आप अपने बेटे की, तो एक दूसरे के बिना परिवार अधूरा रहेगा आपका, तो आप इन भौतिक चीजों के लिए क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? संबंधी तो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उनमें आत्मीय भाव होता है एक दूसरे के लिए। यदि वो मेरे कहने से नहीं मानेंगे, फिर भी यदि वो मेरे कहने से नहीं मानेंगे तो क्या करूंगा? मैं पुलिस को सूचित करके पुलिस को बुलाऊंगा और उनका झगड़ा सुलझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है ना? ये आपकी ड्यूटी है। हाँ, अगर वो खुद नहीं मानेंगे, तुमसे नहीं मानेंगे, तो एंड में आप पुलिस की हेल्प लोगे, पुलिस को बुला के वहां पर उनकी सारी समस्या उनके सामने रखोगे और इस तरह से उनकी सुलह करवाओगे। ये आपकी ड्यूटी है। फिर है, आपके पड़ोस में विधवा विवाह होने जा रहा है। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है? विधवा विवाह हो रहा है। कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। विधवा विवाह की कोई लड़की जब उसका पति मर जाता है कम उम्र में ही, तो उसकी दोबारा शादी कर दी जाती है, तो इसके लिए कुछ लोग खिलाफ हो जाते हैं। आज भी है ऐसा समाज में, कुछ लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। खिलाफत करने वालों को आप किस प्रकार समझाएंगे? जो उस लड़की का विवाह करने के लिए खिलाफत कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हमारे पड़ोस में होने वाले विधवा विवाह में खिलाफत करने वाले लोगों को हम समझाएंगे कि विधवा विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। विधवा विवाह कोई बुराई नहीं है, विधवा विवाह करना अच्छी बात है। ये समाज का, इससे कई महिलाओं का, कई बेटियों का कल्याण होगा। फिर जिस लड़की का विधवा विवाह हो रहा है, उसकी पहाड़ जैसी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है, क्योंकि अगर मान लो किसी का 20 साल की उम्र में ही, 18 साल की उम्र में शादी हो जाए और 20 साल की उम्र में ही किसी के पति का स्वर्गवास हो जाए, तो वो पूरी जिंदगी, मान लो 20 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है, और उसमें ही अगर वो विधवा हो जाए तो उसके सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी हुई है। तो हम उनको समझाएंगे, क्योंकि वह 20 वर्ष की अवस्था में भी विधवा हो गई, वह अपना शेष जीवन किसके सहारे काटेगी? ये हम उनको समझाएंगे। और अपने पिता के घर में किसके सहारे वो रहेगी? एक तरह से पिता के घर में वो बाद में क्या बन जाएगी? एक बोझ बन जाएगी। तो हम लोगों को समझाएंगे कि 20 साल की उम्र में अगर ये विधवा हो गई है तो इसका बाकी जीवन कैसे कटेगा? उसकी भी तो अपनी इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, वो कैसे पूरी होगी? इस बात पर हम लोगों को गहराई से विचार करना चाहिए। हम लोगों को समझाएंगे कि हमें सभी को इस बात पर गहराई पर विचार करना चाहिए। खुद पर लेकर देखो, तब बातों की गहराई को समझा जा सकता है। और हमें विश्वास है कि कथनों पर लोग विचार करेंगे, मान जाएंगे और राजी हो जाएंगे। इस तरह से लोगों को आप समझा सकते हैं। हाँ, फिर क्वेश्चन कह रहा है, आपके मोहल्ले के लोग जगह जगह कचरा डालते हैं, गंदगी फैलाने से रोकने के लिए आप उनको गंदगी फैलाने से रोकने के लिए क्या करेंगे? ये तो आप लोग भी देखते होंगे, देखते हो, या आपके घर में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर से कचरा उठा के, जब कचरे की गाड़ी नहीं आती है तो हम यूं ही किसी खाली प्लॉट में डाल के आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं और किसी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो आपका क्या रोल रहेगा? हाँ रौनक, आप बताएंगे, आप क्या करेंगे? अगर आप अपने पड़ोस में किसी को कचरा डालते हुए देखते हैं और मोहल्ले में एक
डालकर जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, उनको मना करेंगे। कैसे? हमारे मोहल्ले के लोग जगह जगह कचरा और गंदगी फैलाते हैं। होता है कई बार ऐसा कि खाली प्लॉट में जाके बाल्टी को उड़ेल के आ जाते हैं ना डस्टबिन को, तो इससे न केवल पूरा मोहल्ला गंदा नजर आता है, होता ही है, पूरे मोहल्ले में बदबू फैलती है फिर उसकी, क्योंकि तो ये भी गलत है। दूसरे मोहल्ले में आप जाते हो तो क्या वो दूसरे मोहल्ले में लोग नहीं रहते क्या? फिर वो दूसरे मोहल्ले वाले आपके मोहल्ले में गंदगी गिराने आएंगे, फिर उनके लिए भी दूसरा मोहल्ला हो जाएगा। ये उसका कारगर उपाय नहीं है। हमें क्या करना है, बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियां भी इससे फैल जाती है अगर आप ऐसा करोगे तो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने पूरे भारत में एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। स्वच्छ भारत अभियान चलाया था गांधी जयंती पर, तो उसकी हमें लाज रखनी चाहिए। हम अपने मोहल्ले के लोगों को समझाएंगे कि सभी लोग अपने घरों से निकलने वाले कचरे को इधर उधर नहीं डालकर नियत स्थान पर उपलब्ध जो है कचरा पात्र में ही डाले। जो कचरा पात्र है उसी में डाले। बड़े बड़े डस्टबिन भी होते हैं लगे हुए रोड साइड्स में, उनमें डालें अगर, या कचरे की गाड़ी आती है आप उसमें कचरा डालें, जिससे पूरा मोहल्ला भी साफ सुथरा नजर आए और हम भी स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दे सके। अगर हम खुद गंदगी फैलाएंगे तो जो स्वच्छ भारत अभियान है उसकी लाज कौन रखेगा? एक व्यक्ति जिसने लॉन्च किया है, अगर नरेंद्र मोदी जी ही सफाई का ध्यान रखेंगे तो फिर वो पूरे देश को क्या संदेश देंगे? पूरे देशवासियों को उनका सहयोग करना चाहिए ना उस अभियान का। तो हमें हर व्यक्ति को, अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि हमें स्वच्छ रहना है और अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखना है, तो पूरा भारतवर्ष स्वच्छ होने में देर नहीं लगेगी। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो गंदगी से फैलती है, वो बीमारियां भी बाद में नहीं फैलेंगी। तो हमें इसमें योगदान देना चाहिए। आपके पड़ोस में मृत्यु बोझ होने जा रहा है, आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे? हाँ हाँ, मैं समझा रही हूँ। देख, जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के 12वें दिन एक खाना किया जाता है ना, जिसको हम मोसर बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं ना। हाँ, मोसर बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं हम अपनी मारवाड़ी भाषा में, तो हिंदी में उसको मृत्यु भोज कहते हैं। 12 दिन पे जो खाना किया जाता है जिसमें जिमाया जाता है लोगों को बुला के, वो होता है मृत्यु भोज। जबकि अगर अगर किसी के घर में मृत्यु हुई है तो उसमें भोज किस काम का? एक तो दुख है और ऊपर से आप लड्डू बना बना के लोगों को खिला रहे हो, तो गलत है ना। अगर दुख है तो उस दुख को प्रकट करने के लिए या उसकी आत्मा को शांति देने के लिए आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों को, वृद्धाश्रम में आप दान देके आ सकते हो, गायों के लिए चारा डलवा सकते हो, ये काम तो आप कर सकते हो, वो तो आपको फलीभूत होगा। लेकिन आप लड्डू बना बना के पड़ोसियों को, समाज को जिमा रहे हो, तो क्या वो मृत्यु भोज सही है? गलत है वो। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको, अगर आपके पड़ोस में मृत्यु, आप तो उसके अगेंस्ट है लेकिन आपका पड़ोसी उसके अगेंस्ट नहीं है, तो आप उस पड़ोसी को कैसे रोकेंगे? हम उन्हें समझाएंगे कि हमारे यहाँ मृत्युभोज करना एक सामाजिक कुरीति है। जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह ये सामाजिक कुरीति है, वैसे ही मृत्यु भोज भी एक सामाजिक कुरीति है, बुराई है। इसलिए इस सामाजिक बुराई को हमें आज के महंगाई के जमाने में छोड़ देना चाहिए। ये पहले चलता था मृत्यु भोज, ऐसे कहा जाता था कि भाई मृत्यु भोज नहीं करवाएंगे तो अगले को मोक्ष नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। हमें मृत्यु भोज की जगह, यदि अगर हमारी सामर्थ्य है, बेचारे जो गरीब लोग होते हैं उनके यहाँ मृत्यु हो जाती है तो भी वो लोग क्या करते हैं, बेचारों को जबरदस्ती मृत्यु भोज करवाना पड़ता है, तो हमें उनको बोलना चाहिए कि नहीं,
ऐसी जबरदस्ती नहीं है। और अगर किसी धनवान व्यक्ति के घर में ऐसा होता है तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार में क्या करे, भोजन कराने से क्या लाभ होगा इतने सारे लोगों को बोलकर, तो हमें वो तो शाम को खा जाएंगे और दूसरे दिन आपको पहचानेंगे भी नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अनाथ आश्रम में या हम कह सकते हैं वृद्धाश्रम में, विधवा आश्रम में उनको दान देना चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करवा देनी चाहिए। आगे की वीडियो हम आगे की क्लास हम अगली क्लास में करेंगे, आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।